हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है डेली करंट अफेयर्स और शानदार कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो ग्रैमी अवार्ड है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो है काफ़ी डिटेल में, और भी कई टॉपिक हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, दोस्तों को। तो पहला क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के किस भारतीय बैंड को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 मिला है, और किस कैटेगरी में? तो सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के कैटेगरी में। इसमें से क्या सही आंसर होगा? सही आंसर है इसका बैंड शक्ति और उसका एल्बम दिस मोमेंट। ओके, ये है सही आंसर। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ग्रैमी अवार्ड, शानदार वहाँ अचीवमेंट भारतीय संगीतकारों ने ये पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम में इसमें मिला है। ओके, तो ये ग्रैमी अवार्ड का 66 यानी 66वां संस्करण था। अवार्ड समारोह अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। और आपको बताऊं कि संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा ये अवार्ड माना जाता है। तो भारतीय गायक हैं शंकर महादेवन और तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। तो उनके म्यूजिक एल्बम के लिए ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। बैंड का नाम क्या है? शक्ति। ठीक है, बैंड का नाम है शक्ति। और उसके किस एल्बम को मिला है? तो दिस मोमेंट को मिला है। ओके, इस एल्बम में टोटल 8 गाने हैं। और ये जो शक्ति बैंड है उसमें कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे शंकर महादेवन, जॉन मैक्लॉलिन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन, और भी कई सारे लोग हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, कई कलाकार। तो ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ग्रैमी अवार्ड से ही रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन होगा, ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह में किन भारतीयों को एल्बम, उसका नाम है एल्बम का एज वी स्पीक, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम का खिताब मिला है, उस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? आंसर का इसका राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन। ठीक है, क्या नाम है? राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन। राकेश चौरसिया ये हैं, वो बांसुरी वादक हैं, बहुत ही प्रख्यात हैं। और जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं। ठीक है, तो किस एल्बम के लिए मिला है? तो एल्बम है एज वी स्पीक। ठीक है, और किस श्रेणी में? तो सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम के श्रेणी में उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक, वैसे इस एल्बम के लिए 4 लोगों को टोटल अवार्ड मिला है, जिसमें 2 भारतीय हैं, जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया। इसके अलावा बेला फेक और एडगर मेयर भी हैं इस जो अवार्ड जीता है उसमें। ठीक है, तो एल्बम इसको इन सभी ने मिलकर बनाया था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का खिताब जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर को किस एल्बम के लिए मिला है? तो यह ध्यान रखिएगा, क्या है? कैटेगरी का नाम दिया गया। कैटेगरी क्या है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में इसका आंसर होगा पोस्तो। क्या है? पोस्तो। ठीक है, तो उसके लिए यह खिताब मिला है। और इस एल्बम ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एक सॉन्ग था, उसका नाम एबंडेंस इन मिलेट्स, उसको हराकर यह खिताब जीत लिया। महत्वपूर्ण बात है ना? तो आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड मिल गए इस बार, 66 ग्रैमी अवार्ड में। लगातार मैंने नाम लिया जाकिर हुसैन का। ओके, 3 ग्रैमी अवार्ड उनको पोस्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में मिला है अवार्ड। ओके, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के साथ शेयर किया था। इसके अलावा बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट में उसके लिए भी उनको मिला, और एज वी स्पीक उसके लिए भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। ओके, तो अब क्या करते हैं कि जो ग्रैमी अवार्ड मिले हैं तो कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड के नाम ले लें। तो सबसे पहले जो भारतीयों ने जीता है उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी जो मैंने बताया उन सबसे रिलेटेड। ओके, तो पहला है क्या? ग्लोबल म्यूजिक एल्बम।
तो ये किसको मिला है? बैंड शक्ति का जो एल्बम है द मोमेंट, उसमें शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन प्रमुख रूप से हैं। दूसरा अवार्ड है बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, ये एज वी स्पीक। ओके, तो इसमें कौन कौन है? बेला फेक, जाकिर हुसैन, एडगर मेयर, राकेश चौरसिया। तो 2 भारतीय, जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया। ओके, तीसरा खिताब कौन सा है? ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड। ओके, और ये किसे मिला है? पुश्तो को। और पुश्तो में कौन कौन है जिनको ये अवार्ड दिया गया? जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर। ये तो महत्वपूर्ण होगी बात। अब जो दुनिया के बेहतरीन अवार्ड हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का खिताब मिला है फ्लावर्स को, माइली साइरस, उन्होंने ये गाया था एल्बम। अगला एल्बम ऑफ द ईयर वो खिताब मिला है मिडनाइट्स को, और वो है टेलर स्विफ्ट जिन्होंने गाया था, बहुत ही मशहूर गायिका है वो। ओके, इसके अलावा सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर, फिल्म बारबी का ये सॉन्ग है, उसको मिला है। इसके अलावा तमाम ये अवार्ड की लिस्ट आप देख रहे हैं। म्यूजिक वीडियो द बीटल्स, उसको मिला है। रैप एल्बम किलर माइक को, बेस्ट एल्बम SZA को। ओके, प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिक को जैक एंटोनॉफ, प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर क्लासिक एलन मार्डोन, सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिक थेरॉन थॉमस, बेस्ट कॉमेडी एल्बम उसका खिताब मिला था, लगातार कई बार मिल चुका है और भी मिला है, डेव चैपल को। बेस्ट अफ्रीकी म्यूजिक परफॉर्मेंस टाइला को मिला है। बेस्ट म्यूजिकल थिएटर एल्बम का खिताब मिला है सम लाइक इज हॉट। ठीक है, तो वैसे तो करीब 80-85 से ज़्यादा अवार्ड हैं ये ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है ना ये यहाँ से आएंगे, ये जो है ना वो आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये तो 3 है और ये कुछ जो महत्वपूर्ण अवार्ड है वो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, यूपी का बजट भी है, सब पर बात करेंगे। क्वेश्चन होगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप। ये 2022 में ये थीम तय किया गया था 2024 तक के लिए। ओके, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि कैंसर जागरूकता को बढ़ाया जाए और रोकथाम, पहचान, उपचार, इन सब के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। ओके, और इस दिवस की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। किसने शुरू किया था? तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 फरवरी को। ठीक है, ये 6 फरवरी को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है महिला जननांग विकृति को मिटाने के लिए। पहली बार इसको 2003 में मनाया गया था। उद्देश्य ये कि लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान और स्नेह पैदा करना। ठीक है, कई देशों में कई जगहों पर महिला खतना होता है, तो ये जो है ना वो उसी से रिलेटेड है, उसके खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब, उनका निधन हो गया 4 फरवरी 2024 को? आंसर होगा नामीबिया। ओके, क्या नाम है देश का? नामीबिया। तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, निधन से कुछ दिन पहले ही उनको कैंसर की बीमारी का पता चला था। और इनके बारे में बताऊं, ये काफ़ी लंबे समय तक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है और तीसरे राष्ट्रपति थे। रंग भेद जो था वहाँ पर काले और गोरे का, उसके विरोध में, रंग भेद विरोध में काफ़ी इन्होंने काम किया था। ओके, और इस साल के अंत में यहाँ पर संसदीय चुनाव भी होने थे, राष्ट्रपति चुनाव भी होने थे। ओके, तो एक बार मैप में भी नामीबिया को देख लेते हैं। नामीबिया इंपॉर्टेंट भारत के लिए क्योंकि चीते वहाँ से आए हैं। चीता, कई सारे चीता वो नामीबिया से आए हैं और कुछ दक्षिण अफ्रीका से आए। तो मैप में ये तो अफ्रीका है और ये है नामीबिया। ठीक है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? वो है ये वाला अंगोला। ठीक है, ये है जाम्बिया इधर। ये वाला कौन सा देश है? बोत्सवाना।
और ये है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है सारा कुगोंगलवा, राजधानी विंडहोक है इस देश की। अगला क्वेश्चन, नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आंसर होगा नांगोलो मोबाम्बा। क्या नाम है? नांगोलो मोबाम्बा। ठीक है, तो 4 फरवरी को उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। जो पूर्व राष्ट्रपति या तत्कालीन राष्ट्रपति हेज गिगोम्ब, उनका निधन के बाद इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट के बारे में। भारी भरकम बजट है, तो उत्तर प्रदेश के जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो देखना ही चाहिए, दूसरे राज्यों के एग्जाम की तैयारी करने वालों को भी ये देखना चाहिए, क्योंकि इससे कई सारे कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो उससे क्या होगा, अगर दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं तो उनके राज्य के बजट के बारे में जो मैं बताऊंगा तो समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो इसका PDF भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सरकारी जॉब न्यूज़ का यह ऐप है, उस पर फ्री में ले सकते हैं। डेली का PDF फ्री होता है, वहाँ मेनू में जाना होता है, मेनू में फ्री मटेरियल ऑप्शन है, वहाँ से डेली का PDF फ्री में ले सकते हैं। ओके, और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो मेंबरशिप प्लान है हमारे पास, और उसके ज़रिए चाहे IAS PCS एग्जामिनेशन हो या रेलवे हो, SSC, पुलिस, स्टेट SSC, टीचर, तमाम तरह के एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स के टॉपिक आते हैं बहुत ही ढंग से, तो उसकी तैयारी हो सकती है। एग्ज़ाम गेम चेंजर होगा ये आपके लिए। 2 तरह के प्लान है मूलतः, IAS PCS एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स, और दूसरा एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है। बेसिक मेंबरशिप प्लान वो SSC, पुलिस, टीचर वगैरह वगैरह तमाम एग्जामिनेशंस के लिए है। ठीक है, तो इसके ज़रिए मिलता क्या है, इसके ज़रिए ना आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, और ये सब डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलेगा। ओके, और PDF कई तरीके के होते हैं। PDF जैसे वन लाइनर भी होता है, MCQ भी होता है, MCQ नोट्स भी होता है, और उसमें वीडियो के लिंक भी होते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो ना तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो जो है वो भी पूरे ढंग के होते हैं। मॉक टेस्ट डेली, वीकली, मंथली, ये सब मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा संबंधित एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज भी सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल होते हैं। बहुत ही मामूली सा प्राइस से छूट भी चल रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। ओके, तो अब बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश बजट के बारे में, और पहला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है 7.36 लाख करोड़ रुपए। ओके, देखिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना। तो उन्होंने 5 फरवरी को राज्य के वित्तीय वर्ष के लिए, यानी अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2024-25 के लिए बजट पेश किया। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और ये बजट पेश करते समय का ये विधानसभा का फोटोग्राफ है जो देख रहे हैं। अब आंकड़ों पे बात करते हैं, डेटा पे बात करते हैं, क्या है बजट। तो वित्त वर्ष 2024-25 मैंने बताया 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट है। अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट ये है। ओके, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो बजट रहा है वो 6.32 लाख करोड़ रुपए का था। हालांकि जो इसका अनुमान था शुरुआत में वो 6.9 लाख करोड़ का था, लेकिन एक्चुअल में ये 6.32 लाख करोड़ आया। अगर बात करेंगे कि पिछले बजट से अभी का बजट कितना बड़ा है, तो 1.04 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है, बड़ा है उससे। ठीक है, पिछली बार से। ओके, अब बजट को बारीकी से समझते हैं। ओके, देखिए बजट में इनकम का लक्ष्य है, इनकम का लक्ष्य है 7.21 लाख करोड़ रुपए। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये जो बजट है ना ये खर्चे का है। ओके, 7.36 लाख करोड़ रुपए। यहाँ आप कम देख रहे होंगे, 7.21 लाख करोड़ रुपए, मतलब आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा होने वाला है। ओके, और इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्तियाँ ये क्या होती हैं? देखिए टैक्स या केंद्र सरकार से प्राप्त, इसके अलावा राज्य की जो अपनी जो टैक्स वसूली है उन सब को जोड़ ले तो वो है रेवेन्यू रिसिप्ट, वो है 6.07 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और इसी में ये 2.7 लाख करोड़ रुपए राज्य का अपना कर वसूली है, अपना टैक्स वसूली है 2.7 लाख करोड़ रुपए। ठीक है,
मतलब इसी का है, 6.07 लाख करोड़ का ही एक हिस्सा है। अच्छा, दूसरा जो प्राप्ति है, दूसरा जो इनकम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? कैपिटल रिसिप्ट हो रहा है, यानी पूंजीगत प्राप्तियाँ। ये क्या होता है? तो ये नए लोन और लोन की वसूली, जो लोन दिया गया है उसकी वसूली और नया लोन लिया गया, ठीक है, तो ये हो गया 1.14 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि रुपया कहाँ कहाँ से कितना आ रहा है। ठीक है, दो कैटेगरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो मैंने बताया, एक ये कैटेगरी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कहाँ कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना रुपया आ रहा है। ओके, देखिए, तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है ना 37.1%, ये राज्य का अपना कर राजस्व है, खुद का अपना जो टैक्स सिस्टम है उससे जो इनकम हो रहा है वो है। दूसरा केंद्रीय अनुदान सहायता है 12.9%। केंद्र सरकार जो ना राज्यों को अनुदान सहायता देती है। ओके, फिर क्या है? केंद्रीय कर का अंतरण, ये 30% है। ये काफ़ी अच्छा है। मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है ना, उसमें उस राज्य का भी हिस्सा होता है 50-50। अलग अलग तरीके का होता है, कुछ कहीं 50 होता है, कहीं अलग अलग है। तो जब आप जीएसटी कहीं दे रहे होंगे या कोई बिल आपने लिया होगा, कोई परचेज कर रहे होंगे कोई सामान, तो उसमें दो तरह के टैक्स देखने को मिलते हैं जीएसटी में। एक होता है एसजीएसटी, यानी स्टेट का जीएसटी, और एक होता है सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का वो जीएसटी। वो 50-50% होगा। मान लीजिए कहीं 18% है तो 9% स्टेट का हो गया, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। ठीक है, तो वहाँ से केंद्र सरकार जो है ना वापस कर रही है 50%। ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा क्या है? गैर कर राजस्व, वो है 3.4%। मतलब हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, दूसरे तरीके से हम ये राजस्व प्राप्त हुआ, इनकम हुआ है। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ 15.3%। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कर्जा ले रही है सरकार, इतना 15.3% कर्जा है। पिछली बार से ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक ये नहीं, ऋण एवं अग्रिम वसूली है। जो लोन दिया गया था लोगों को, संस्थानों को, तो उन सबसे वसूली का है। ओके, 0.5%। और क्या है आखिरी? वो है 0.8%, वो है सार्वजनिक लेखा रसीद नेट। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकम, कहाँ कहाँ से कितना इनकम आया। तो ये पूरा आप देख रहे हैं किस किस जगह से कितने प्राप्तियां हो रही हैं। ओके, और अब बात करेंगे क्या? अब बात करेंगे हम लोग खर्चे का। ठीक है, खर्चे का वही है जो बजट एक्चुअल में कहा जाता है, वो खर्चे का ही कहा जाता है। तो 7.36 लाख करोड़ रुपए का टोटल खर्च करने का प्रावधान किया गया है, तय किया गया है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्च वो है 5.32 लाख करोड़ रुपए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि सैलरी देने हैं, इसके अलावा सरकार का अपना खर्चा देखना है, ये सब हुआ। तो वह 5.32 लाख करोड़ रुपए। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च, ये है कितना? 2.03 लाख करोड़ रुपए। ये देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा ना तो उतना ही मतलब ये होगा डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं। ओके, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसमें लोगों को लोन भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब भी हो रहा है। और इसमें खास तौर पर कैपिटल आउटले जो ना 1.55 लाख करोड़ रुपए है। कैपिटल आउटले यानी पूंजीगत परिव्यय, मतलब कि एकदम इसमें से ये तो कहीं ना कहीं पूरी योजनागत है। मतलब इस कहीं ना कहीं कुछ जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उसमें खर्चा किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि इतना सारा रुपया जो है ना वो जाएगा कहाँ, किस किस हिस्से में जा रहा है। तो देख लीजिए, एक तो पूंजीगत व्यय है यानी कैपिटल आउटले है, ये 21% है, ये अच्छा खासा है। ओके, कि कैपिटल आउटले का मतलब हुआ कि कहीं डेवलपमेंट के काम वगैरह कुछ होने वाले हैं। ओके, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पे, हवाई अड्डे बनने हैं, उस पर आगे मैं बताऊंगा किन किन योजनाओं में कितना खर्चा होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कर्ज अदायगी है, ये 5.4%। मतलब जो कर्जा लिया था उसमें से कुछ हम चुका रहे हैं। ठीक है, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण, मतलब कि ये जो खर्चा हो रहा है ये पब्लिक को या इंस्टीट्यूट्स को वो
लोन दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। सरकार से अनुदान प्राप्त, मतलब ये हुआ कि सरकार अनुदान दे रही है 9%, ठीक है। ऋण एवं अग्रिम तो है 1.3%, ओके, ये सरकार से अनुदान है 9%। इसके बाद वेतन सरकारी कर्मचारी को 12.8% जो है ना टोटल बजट का, वो वेतन में खर्चा होगा। वेतन सहायता प्राप्त संस्थान, ऐसे संस्थान जिसको सरकार सपोर्ट कर रही है, उसके वेतन दे रही है, तो वो 11.7% खर्चा होगा। पेंशन पर 11.7% खर्चा होगा, उतना ही। ब्याज भुगतान ये 7.3%, मतलब कि राज्य सरकार ने ढेर सारा जो कर्जा लिया हुआ ना, उसका ब्याज भी चुकाना है, तो वो है 7.3%। स्थानीय निकायों को अंश वितरण, यानी जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, तो इन सब को भी फंड दिया जा रहा है, तो वो है ये 3.3%। सब्सिडी जो पब्लिक को दिया जा रहा है 3.8% है, और अन्य व्यय ये 12.7% है। तो ये तो हो गया टोटल खर्चे का हिसाब कि कहाँ कहाँ खर्चा होने वाला है। क्लियर होगी बात, समझ रहे हैं? अब ये इसको शॉर्ट में यहाँ पर मैंने दे दिया है। देखिए इनकम का क्या है अंदाजा, ये 7.21 लाख करोड़ रुपए, और खर्चा 7.36 लाख करोड़ रुपए ये खर्चा करने का प्रावधान है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए तमाम दोस्तों को। उत्तर प्रदेश का बजट है, और जो भी तमाम लोग स्टूडेंट ये तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, उन सब तक पहुंचना चाहिए, तो शेयर करिए, ओके। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये जीएसडीपी क्या है, कुछ लोग जानते होंगे। देखिए जैसे जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे ही होता है राज्यों में जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राज्य यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो वो यहाँ पर बात हो रही है कि राजकोषीय जो घाटा हो रहा है वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। आंसर का 3.46%, कितना है 3.46%। और ये रुपए में अगर कहेंगे तो ये घाटा है 86,530 करोड़ रुपए, ओके, रुपए में होगा। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, देखिए फिस्कल डेफिसिट आप समझ लीजिए कि टोटल जो नॉन डेट एक्सपेंडिचर है, यानी हमने जो खर्चा किया है उसमें किसी को लोन वगैरह हमने नहीं दिया, ठीक है, वो ले लीजिए। और टोटल नॉन डेट रिसिप्ट, यानी जो हमारे पास इनकम आ रहा है ना, उसमें कोई लोन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये निकल जाता है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। घाटा कितना हो रहा है जिसकी भरपाई के लिए हमें लोन लेना पड़ रहा है, ओके। तो ये है, ठीक है, कितना है 3.46%, ये जीएसडीपी का, ओके। और रुपए में ये 86,530 करोड़ रुपए होंगे, कहे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है। आंसर इसका 24.99 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, कितना 24.99 लाख करोड़ रुपए। तो 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये इतना रहने का अनुमान लगाया गया है, और पिछली बार से ये कुछ ज़्यादा है, वो मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। जीएसडीपी का मतलब क्या हुआ, जीएसडीपी का मतलब हो कि राज्य में जो कितना उत्पादन चीज़ों का हो रहा है उन सब को कैलकुलेट कर लेंगे तो वो चीज़ों हुई, ठीक है। और राज्य से बाहर हम कितना भेज रहे हैं और राज्य के अंदर कितना हम ला रहे हैं दूसरे राज्यों से या विदेश से, तो उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके अनुसार जीएसडीपी निकलता है, ठीक है। तो अभी 2024-25 का ये अनुमान 24.99 लाख करोड़ रुपए, ये जो है ना वो आंकड़ा लाख करोड़ रुपए का है। अच्छा, पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2023-24 में कितना रहा है, वो 23.61 लाख करोड़ रुपए, ओके। तो पिछली बार से 5.84% लगभग इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम 2016-17 की तुलना में देखेंगे तो लगभग ये डबल यहाँ पर होने जा रहा है, ठीक है, लगभग डबल होने जा रहा है।
तो ये GSDP ये ग्रोथ रेट हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो GSDP मतलब देश के GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है 9.2% से ज़्यादा माना जाता है। अब देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के तमाम प्रमुख विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको कितना बजट मिला है, एलोकेट किया जाने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ किया जाएगा, वो है 76,035 करोड़ रुपए, ठीक है, ये करोड़ में है। तो यानी प्राथमिक शिक्षा में इतना खर्चा होगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एनर्जी पे यानी ऊर्जा पर 57,071 करोड़ रुपए खर्चा होने जा रहा है। फिर पुलिस डिपार्टमेंट यानी पुलिस विभाग, वहाँ पर 39,516 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, ये बजट बनाया गया है। फिर PWD यानी लोक निर्माण विभाग, वहाँ पर 34,858 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण यानी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उस पर होगा 27,086 करोड़ रुपए का खर्चा। फिर नगर विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट पे वो है 25,698 करोड़ रुपए। फिर रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, उस पर खर्चा होना है ये 25,409 करोड़ रुपए। ये सब तमाम डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और संबंधित जो प्रमुख चीज़ें वो नमामि गंगा और रूरल वाटर सप्लाई, इस पर कितना होगा, तो वो है 25,110। फिर पंचायती राज जो विभाग है उसको कितना दिया जा रहा है, तो 21,197 करोड़ रुपए। फिर भारी यानी हेवी एंड मीडियम इंडस्ट्री यानी भारी और मध्यम उद्योग को 21,054 करोड़ रुपए ये देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो ये प्रमुख जो उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट है जहाँ पर ज़्यादा खर्चा है, उसका ये डेटा मैंने आपको दिया है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन में सरकार खर्च कर रही है। अब क्या बात करेंगे, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक परियोजना के लिए जो बजट है, जो प्रमुख आर्थिक परियोजना है, उसके लिए क्या बजट दिया जा रहा है। तो देखिए, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसके लिए 1150 करोड़ रुपए का ये फंड 2024-25 के लिए अलॉट किया गया है। देखिए, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा बन चुका है जेवर एयरपोर्ट का, और लेकिन उसमें अभी और खर्चा होना है, तो ये इतना ताज़ा ये बजट दिया गया है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे NH के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी, जैसे लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल, इन सबको तो ये 500 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इस पर 7,350 करोड़ रुपए का ये खर्चा आएगा। नए मेडिकल 14 खोले जाएंगे, उस पर 964 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना है, उसके लिए 2,057 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट सरकार की ओर से किया गया है इस बजट में। आगे भी इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब बात करेंगे क्या, जो कई तरह की योजनाएं हैं सरकार की चल रही हैं, उसके लिए कितना आवंटन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, उसके लिए 21,310 करोड़ रुपए ये खर्चा किया जाएगा, ये रुपए में है, ठीक है। इसके अलावा पेंशन यानी सामाजिक क्षेत्र में ये 12,620 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पेंशन कौन सा है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, और भी कई तरह के पेंशन होता है, वो सब सामाजिक जो क्षेत्र के हैं वो है, ठीक है। नौकरी वाला पेंशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, वो अलग है। जल जीवन मिशन, उस पर 22,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। मनरेगा पर 5,060 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उस पर 3,695 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। PM ग्राम सड़क योजना, उस पर राज्य का जो हिस्सा है वो खर्चा होगा 3,668 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके बाद PM आवास योजना ग्रामीण, उसके लिए खर्चा है 2,441 करोड़ रुपए। फिर PM आवास योजना शहरी, इस पर है 3,948 करोड़ रुपए, ओके।
ये केंद्र की योजना है बहुत सारी, लेकिन उसमें राज्यों को भी हिस्सा देना होता है, कंपलसरी होता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो ये जो है वो 4,867 करोड़ रुपए हुआ। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इस पर खर्चा होगा 2,708 करोड़ रुपए। ओके, इसके बाद बात आती है समेकित बाल विकास योजना, इस पर 5,129 करोड़ रुपए खर्च होगा। और अमृत 2.0 ये स्कीम जो है ना, उस पर 4,500 करोड़ रुपए ये खर्चा करने का सरकार का प्लान है, योजना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो योजना है उस पर जो बड़ा खर्चा है वो सब यहाँ मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान दिल्ली के तर्ज पर किस जिले में एयरो सिटी विकसित करने का ऐलान किया है? आंसर है इसका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री वो कौन है? सुरेश खन्ना। तो उन्होंने ये कहा कि लखनऊ में जो है ना वो दिल्ली के तर्ज पर ये एयरो सिटी डेवलप किया जाएगा और ये लगभग 1500 एकड़ में होगा, यानी 1,500 एकड़ में होगा। इसमें 7 स्टार होटल, पार्क, कन्वेंशन सेंटर, बहुत सारी सुविधाएं होंगी। एयरो सिटी जो है ना उन व्यापारिक यात्रियों या पर्यटकों के लिए एक सुविधाजनक जगह होती है जिनको हवाई जहाज से जाना है, आना है और उनको रुकना है कुछ वक्त के लिए, तो वो होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। बजट में ये बताया गया सुरेश खन्ना के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अब बात करते हैं जो प्राथमिकता वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें यूपी अव्वल रहा है, मतलब बेहतरीन पोजीशन पे है। तो किस किस जगह पर? तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें देश में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में इस रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं और ये तमाम राज्यों के, दूसरे राज्यों वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी देख लें। ठीक है, दूसरा प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें भी ये भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला है पीएम स्वनिधि योजना, इसमें भी भारत में प्रथम स्थान पर है कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी बेहतर काम हुआ है उत्तर प्रदेश में और भारत में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला है प्रधानमंत्री अटल पेंशन, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है सबसे ज़्यादा पेंशन लाभार्थी बनाने में। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, सेकंड स्थान इसमें। और बात करेंगे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसमें रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ये बजट भी उत्तर प्रदेश का, और एक एक बात यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी है, समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों को वहाँ पहुँचाइए। ओके, और मेंबरशिप प्लान है आप सबके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।